हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन में। और आपको मैं चैप्टर बता रहा हूँ घूर्णी गति के जड़ता हूँ। देखिए, इस बाकी सब चैप्टर मैंने आपके पेयर फर्स्ट के कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है, और मैकेनिक्स एंड वेव मोशन कंप्लीट कर दिए हैं, और पेपर सेकंड भी आपका लगभग आधा करा दिया है मैंने। तो पेपर फर्स्ट पे इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के नोट्स चाहिए तो मुझे 9411009110 उस पर क्या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो घूर्णी गति के जड़ तागुण के बारे में चैप्टर में आज आपको बात करने वाला हूं। इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पहले टिक किए हैं, आप टिक कर लें। तो रोटेशनल मोशन, पहले इसके बारे में जानते हैं कि रोटेशनल मोशन या घूर्णी गति या मोशन में गति क्या होती है। कि घूर्णी गति क्या होती है, यदि किसी बॉडी को किसी अक्ष के परता एक्सटर्नल फोर्स लगाकर घुमाया जाए तब उस बॉडी के सभी पार्टिकल्स एक्सिस के परता वृत्ति गति करने लगते हैं, तब उस बॉडी का मोशन रोटेशनल मोशन कहलाता है और वह एक्सिस रोटेशनल एक्सिस कहलाती है। तो ये तो होगी हमारी परिभाषा, क्या होगी, डेफिनेशन, ठीक है। मान लीजिए कोई पेन है और पेन किसी अक्ष पे घूमे, माने इसकी जो अक्ष है, ये वाली अक्ष होगी पेन पॉइंट, और इस अक्ष पे ऐसे घुमा रहा हूँ कि भाई बल का मतलब क्या है कि अपने हाथों से घुमा रहा हूँ, मैं अपने हाथों द्वारा क्या लगा रहा हूँ, भाई बल लगा रहा हूँ, तो भाई बल से घूम रही है पेन। अब मान लीजिए इस पेन के संपर्क में इसके धूल के कण भी हो सकते हैं, या मैं कहीं और से इसके कण इस पर चिपका दूँ तो वो भी तो साथ में इसके रोटेशनल मोशन करते रहेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ में क्या है कि उस बॉडी का जो मोशन होगा रोटेशनल मोशन हो जाएगा, और वह एक्सिस क्या होगी, रोटेशनल एक्सिस हो जाएगी। कौन सी, इस अक्ष पे घूम रही है, ठीक है। उसके बाद आपके इंपोर्टेंट है जो जड़ तागुण, आपको शॉर्ट में पूछा जाता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन करती हुई किसी बॉडी के मास तथा रोटेशनल एक्सिस के डिस्टेंस। तो रोटेशनल मोशन करती हुई बॉडी के मास, ठीक है, मान लीजिए बॉडी है मोशन कर रही है, उसका मास मतलब द्रव्यमान, तो रोटेशनल एक्सिस के डिस्टेंस, उसकी रोटेशनल एक्सिस मतलब अक्ष है, उसकी कितनी दूरी, मान लीजिए इस अक्ष पे कर रही है, ठीक है, तो उस अक्ष की क्या है, दूरी कितनी है, के वर्ग के प्रोडक्ट के वर्ग के गुणनफल, ठीक है। प्रोडक्ट को बोलते हैं क्या, गुणनफल। वर्ग के गुणनफल को उस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जिसे आई से शो किया जाता है या आई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी होगी परिभाषा। तो इसके बाद ये कि माना कि बॉडी में अनेक पार्टिकल्स हैं जिसके मासेस क्रमशः m1 m2 m3 mn है, और रोटेशनल एक्सिस से दूरियां r1 r2 r3 rn है। कि मान ला हमने कि बॉडी में उसकी जो द्रव्यमान है कितना, m1 m2 m3 और mn तक मान लिया हमने। n का मतलब कोई भी 1 2 3 4 5 n टू इन्फिनिट क्या होती है, संख्या हो सकती है। और दूरियां रोटेशनल एक्सिस दूरियां कितनी, r1 r2 r3 और rn। n का मतलब 1 2 3 आपकी n संख्या होती है, 1 2 3 डैश। तब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये शॉर्ट में काफ़ी बार आपका पूछा गया है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास तो आपका m है, डिस्टेंस हमने r मान ली, तो r का स्क्वायर कर दिया। चाहे स्मॉल r मानी तो स्मॉल r को हम कैपिटल R भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लें कि इसमें अनेक पद हैं, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर और डेट कहाँ तक, m और rn तक स्क्वायर। तो टोटल को निकालने के लिए क्या हम करते हैं, समेशन लगाते हैं। समेशन n होता है इन्फिनिट सीरीज, n का मतलब 1 2 3 सीरीज, और i इक्वल आयोटा लगाते हैं 1, ठीक है। तो n आयोटा एम आई आर आई का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं आई सिग्मा एम आर स्क्वायर। सिग्मा किसके लगाते हैं, होल को फाइंड करने के लिए होता है, संपूर्ण को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। तो यूनिट ऑफ आई का क्या होगा, मास को द्रव्यमान को किलोग्राम लिखते हैं, और आर मतलब दूरी को मीटर स्क्वायर मतलब मीटर में। तो डायमेंशन ऑफ एम आई मतलब इसकी विमा क्या होगी, एम एल। देखो एम किसकी, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, इसकी विमा आपकी एम हो जाएगी, और आपकी दूरी है उसको क्या लिखें, एल से दार, तो आपकी एल स्क्वायर, ठीक है। और अगर चैनल आपको पसंद आ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बीएससी की मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की इंपोर्टेंट वीडियोस मैं आपको अपलोड करते रहता हूँ। काफ़ी चैप्टर्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, आपने वो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से टोटली। फिर आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन या परिभ्रमण त्रिज्या, ठीक है। तो ये आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, सब पे मैंने इंपोर्टेंट ऑलरेडी लिख रखा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन वह डिस्टेंस होती है जिसके स्क्वायर को बॉडी के मास से गुणा करने पर, जिसके स्क्वायर को बॉडी के मास से गुणा करने पर रोटेशनल एक्सिस के परता बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त होता है। रोटेशनल एक्सिस के परता बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त होता है, इसे के से शो किया जाता है। तो मान लिया हमने इसको के मान लिया, कैसा होता है, स्क्वायर होता है, और जिसके बॉडी के मास से गुणा करने पर क्या होता है, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई मतलब प्राप्त होता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्राप्त हो गया, और हमने ऐसी कौन सी संख्या मान ली, के मान ली, इसका स्क्वायर किससे, बॉडी के द्रव्यमान से गुणा करने पर। बियर के इक्वल टू क्या हो, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक, मैंने आपको अभी परिभाषा में समझा दिया है। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो इसका बराबर आई अपॉन एम आ जाएगा, और के बराबर आ जाएगा रूट आई अपॉन एम। तो इस प्रकार रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन या परिभ्रमण त्रिज्या का मान बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड बॉडी के मास के अनुपात, मतलब देखिए आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एम मतलब बॉडी के मास के स्क्वायर रूट का मतलब ये रूट के इक्वल होता है या होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन या गतिज ऊर्जा, आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया कि एक अक्ष लिए,
ए वी अक्ष, और इस पर कोई भी हमने क्या लिया, एक वेलोसिटी के पार्टिकल्स मान ली, कि मान लीजिए एक हमने बॉडी ली है, बंद पथ लिया है, उसमें क्या है कि हमने पार्टिकल्स मान ली R1 और R2 R3 और Rn का मतलब कोई भी 1 2 3 एक्सिस पे, आयन का मतलब आपको हो गया 1 2 3 और डेट इन्फिनाइट, M1 मान लिया, और इससे M1 पार्टिकल मान लिया, M2 पार्टिकल, M3 पार्टिकल और Mn, और इस होल बॉडी कैसे मान लेंगे हमने M द्रव्यमान, होल बॉडी क्या मान ली M द्रव्यमान, और किस अक्ष की घुमाव क्या किसी अक्ष के प्रति मोशन कर रहे हैं। तो कि माना M द्रव्यमान की बॉडी रोटेशनल एक्सिस ए वी के अबाउट में परता ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन कर रही है। तो ए वी के परता कोई बॉडी हमें क्या कर रही है, अबाउट कोई बॉडी क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। बॉडी को एन पार्टिकल से मिला हुआ मान सकते हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 M2 M3 Mn मान सकते हैं, और तथा एक्सिस से दूरी R1 R2 R3 और Rn मान सकते हैं। रोटेशनल के ई मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 पार्टिकल बराबर K1 बराबर हाफ mv²। तो बी बराबर आर ओमेगा होता है, जो कि अब तो मैंने इससे जो पहले चैप्टर कराया तो उसमें आपको समझा दिया है। बी बराबर कितना, आर ओमेगा। तो बी की जगह हम क्या करेंगे, आर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हाफ M1 R1² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 पार्टिकल मतलब K1, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2 पार्टिकल, ये तो फाइंड कर लिया हमने। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ M3 पार्टिकल, M3 के पार्टिकल मतलब हमने जो पार्टिकल लिए हैं M1 M2 M3, अब किसकी करेंगे, M1 पार्टिकल क्या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम रोटेशन कर रही है, रोटेशन जब कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा आपकी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल Kn बराबर हाफ Mn Rn² हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। मतलब 1 2 3 के आप क्या यूज करेंगे, n का यूज, ठीक है। तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और के बराबर हाफ M1 R1² ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ सबको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। यहाँ पर सबको ऐड कर दिया, हाफ ओमेगा स्क्वायर सबसे कॉमन आ जाएगा, तो M1 R² प्लस M2 R² और डेडस Mn R², और यहाँ से M1 R1² प्लस M2 R2² डेडस Mn तक n पद तक की क्या यूज करेंगे हम, सिग्मा का यूज करेंगे, और सिग्मा mr² आपको पता है क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई का यूज करते हैं। तो यहाँ से k किसकी वैल्यू हो जाएगी, M1 R² और 1/2 कॉमन लिया है आपका, ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, और M1 R1² सबको कह सकते हैं आई, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है आपका एक्सप्रेशन, मतलब सूत्र है। बट रोटेशनल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त आघूर्ण, इन दोनों का अगर संबंध निकालें तो आपका एंगुलर मोमेंटम जे और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा होता है। तो यहाँ से के बराबर आई ओमेगा स्क्वायर अभी आपने फाइंड किया है, तो I² ओमेगा स्क्वायर अपन 2i, मतलब आई से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे आपके मल्टीप्लाई कर देंगे, और के बराबर आपका J² अपन 2i आ जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई क्यों की थी, हमें इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, किसकी, जे की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ये एंगुलर मूवमेंट के पदों में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, किसके, एंगुलर मूवमेंटम के पदों में। ये पूछ नहीं जाता, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको लिख के आएँ, लेकिन आप अच्छे लगेंगे कि अगर आप ये सब चीज़ें लिख के आएँ तो ज़्यादा बेटर है, उन पर इंप्रेशन होगा। उसके बाद आपका टॉपिक आता है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, कि लुढ़कती हुई पिंड की कुल गतिज ऊर्जा। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको तैयार करें। कि जब कोई बॉडी रोल करती है तो उसके भीतर ट्रांसलेशन या स्थानांतरित मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह क्या करना, स्थानांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, कि आपको स्थानांतरित काइनेटिक एनर्जी होती है। के साथ साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिनके योग को रोलिंग बॉडी कहते हैं। कि स्थानांतरित काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के योग को क्या बोलते हैं हम, टोटल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, तो यहाँ से क्या है, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी हमको करनी है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो के बराबर हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो रोटेशनल आ गई आपकी, और ट्रांसलेशन आपकी रोलिंग बॉडी आ गई। बी और आर ओमेगा होता है, और ओमेगा अपॉन कितना होता है, B/R, ठीक है। यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो B/R आ जाएगा, और आई बराबर कितना होता है आपका m², तो हाफ m² प्लस हाफ m² किसकी आई की जगह लगा दिया, और B²/R² किसकी जगह लगा दिया हमने, ओमेगा की जगह। यहाँ से हाफ m² कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका कितना बचा, 1 + K² बचेगा, या K²R² 1 + 1 बचेगा। ये रोलिंग बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये आपका किसके लिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए आपका क्या है, एक्सप्रेशन है, किसकी, रोलिंग बॉडी की। दूसरा आता है कि एक्सप्रेशन में होता है सूत्र फॉर एक्सीलरेशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, क्या है ना, तब लुढ़कते हुए पिंड के त्वरण के लिए सूत्र। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार आपका पूछा जाता है, और काफ़ी बार आपका पूछा भी गया है। तो आनत तल, ठीक है, आनत तल पे, आनत तल आपकी ये जो आपको दिख रहा है वो आपका कितना आनत तल है,
और कोई भी हम क्या इसको पिंड मान सकते हैं एम, और इसको जो घटक है वो एम जी कॉस थीटा नीचे की ओर और ऊपर एन सामने को एम जी साइन थीटा। एफ एस बल मान सकते हैं, एफ और एम जी टोटल बल, थीटा कोण पर है, ओ बिंदु है, ठीक है, और ये आपकी कितनी अक्ष है। तो माना कि एम द्रव्यमान ओ सेंटर तथा आर रेडियस का एक पिंड इंक्लाइंड प्लेन पर स्थित है। इंक्लाइंड प्लेन ओ ए क्षैतिज हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर झुका है। किसके है? क्षैतिज से क्या है? थीटा एंगल पर झुका हुआ है। प्रारंभ में बॉडी पर निम्न दो फोर्स लगते हैं। बॉडी का वेट एम जी नीचे की ओर, देखिए कोई भी बॉडी होगी जब लटकाई जाएगी तो उसका वेट नीचे की ओर वो एम जी लगेगा, ठीक है। प्लेन की नॉर्मल इक्वेशन अविलंब प्रतिक्रिया एन ऊपर की ओर, नॉर्मल इक्वेशन में कितनी ऊपर की ओर लगेगी? क्या नॉर्मल इक्वेशन प्लेन की जो आपको बता दी कोई भी अविलंब प्रतिक्रिया किसको? एन ऊपर की ओर। बॉडी के वेट एम जी के फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स निम्नलिखित होंगे। इसके घटक होंगे तो कंपोनेंट्स पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड में इसके इंक्लाइंड प्लेन के आने तल की समझ क्या होगा? एम जी साइन थीटा। और कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर लंबवत किसके होगा? टू इंक्लाइंड प्लेन। ये तो किसका है? आपका पैरेलल है, समांतर है, और ये आपका क्या है? लंबवत है। तो एम जी कॉस थीटा कितना हो गया? लंबवत, और समांतर एम जी साइन थीटा हो गया। तो जब बॉडी पर एफ और एम एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो विपरीत दिशा में घर्षण वाले या फ्रिक्शन फोर्स एफ एस लगता है और रोलिंग बॉडी रोट करने लगती है, तब इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स निम्नलिखित होगा, ठीक है। बॉडी रोल करने लग रही है तो सामने उसके इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी बल लगेगा। वो बल हम किससे शो कर रहे हैं? एन से। तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर 0 से इक्वेशन 3 मान ली, और एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस बराबर एम ए। तो इनकी संगत क्या हमने निकाल ली? देखिए एम जी साइन थीटा संगत कितना आएगा निकल के? एम जी साइन थीटा देखिए ये इसकी संगत कौन सा? एफ एस आ रहा है, और एम जी कॉस थीटा इसकी संगत आपका कितना आ रहा है? ठीक है, तो एम जी कॉस थीटा के अंदर आपका एन आ रहा है, ठीक है। तो बट टॉ बराबर एफ एस इंटू आर। एफ एस इंटू आर क्या होता है? टॉ होता है, और यहाँ से टॉ की आई इंटू अल्फा, ठीक है। तो आई इंटू अल्फा क्यों मान लिया? आर की जगह हमने क्या कर लिया? अल्फा। एफ इंटू एस बराबर आई अल्फा, और टावर आर होता है आपका आई अल्फा, ठीक है। ये आपका क्या फॉर्मूला होता है? टावर और आई अल्फा। और एफ एस इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि एल की टाव की जगह एफ एस इंटू आर लगा देंगे। एफ एस अपन आई अल्फा अपन आर आ जाएगा, और ए बराबर आर अल्फा होता है, ठीक है। तो ए अल्फा बराबर ए अपन आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखनी है कोई सी चीज़ कहीं से ही बन सकती है। कहीं आपको देख फिजिक्स में ये समझना होता है कि कोई भी चीज़ कहाँ से आपकी बन रही है। देन एफ एस बराबर आई अपॉन आर इंटू ए अपॉन आर आ जाएगा, पुट कर देंगे। एफ एस बराबर आई अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन 5। तो ये इंक्लाइन प्लेन पर बिना स्पिलिंग कॉर्निंग करते हुए बॉडी के मोशन के लिए आवश्यक शर्त है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू एम जी साइन थीटा बराबर एम ए प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, जो हमने वैल्यू थी इधर, इसको हम इधर ले आए, ठीक है। आई बराबर एम की स्क्वायर आपको पता ही, तो एम जी साइन थीटा बराबर एम ए किसकी जगह? प्लस आई की जगह एम की स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर। एम साइन इक्वल टू एम ए, एम हमने क्या लिए? कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचा। एम ए से एम ए कैंसिल, डी साइन थीटा बराबर ए 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। ए बराबर जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इंक्लाइंड प्लेन आना तल पर लोडिंग करती हुई बॉडी की एक्सीलरेशन के लिए सूत्र है, एक्सीलरेशन त्वरण के लिए सूत्र है, जिससे निम्न दो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। कौन कौन से रिजल्ट्स होते हैं हम समझते हैं कि एवो इक्वेशन में बॉडी का मास एम नहीं है, जो डिपेंड करता है कि इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग करती हुई बॉडी का एक्सीलरेशन उस मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी का मतलब पिंड, आपका कोई पिंड कोई वस्तु जब रोलिंग कर रही होगी तो उसका वेट पे आपकी कोई निर्भरता नहीं पड़ेगी कि रोलिंग कर रही है तो उसके वेट से कोई असर पड़ रहा है। तो इक्वेशन क्लियर है कि ए आपका कितना होगा? आयाम एम्पलीट्यूड किसके समानुपाती? 1 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। अर्थात आर के सापेक्ष के का मान जितना अधिक होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा, और आने में उतना ही अधिक समय लेगा, ठीक है। अगला है कि जड़त्व आघूर्ण की संबंधी प्रमेय। जड़त्व आघूर्ण संबंधी आपकी प्रमेय आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ आपको क्या है मैं कल करवाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट्स वीडियो ऑफ किसकी फिजिक्स की मैथमेटिक्स का बुलाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, और दिल से अगर पसंद आई वीडियो को क्या करना है आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। और व्हाट्सअप के लिए अगर PDF नोट्स के लिए आपको नंबर बताइए क्या है? 9411009110, ठीक है। ये क्या व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट।